तो आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले तैयारियां बप्पा की विदाई की कैसी हैं? भावुक पल हैं, लेकिन भक्त किस तरीके से अपने बप्पा को विदा करने के लिए तैयार हैं, ये आपको दिखाएंगे। अलग अलग पंडालों में पिछले 10 दिन से बप्पा विराजमान है। पंडालों के अलग अलग थीम्स और बप्पा के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की विदाई है। अगले बरस तू जल दिया, बस इसी कामना के साथ भक्त अपने बप्पा को विदा करेंगे। शुभ मुहूर्त क्या है, तैयारियां कैसी हैं, ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गणपति पंडालों में हो रही है बाप्पा की जय जयकार। दर्शन के लिए लगी है भक्तों की कतार। कोई पहुंचा है दोस्त और रिश्तेदारों के साथ दर्शन करने और कोई परिवार संग आया विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने। ये तस्वीरें महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग शहरों से आई हैं, जहां अनंत चतुर्दशी से पहले गणपति पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। ये गणपति पंडाल अपनी अनोखी थीम के कारण भक्तों को खासे पसंद आ रहे हैं। अकोला का ये पंडाल भी ऐसा ही है, जिसे वाराणसी के घाटों की थीम पर बनाया गया है। हम फिलहाल है पुराना शहर के शिवाजी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां पर इस पंडाल ने एक ऐसी झांकी बनाई है जो सभी का आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, जो कि काशी मानो वाराणसी के गंगा के घाट का ये दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हो कि बीचों बीच गणपति बाप्पा जो है विराजे है, और उसके दोनों ही ओर जो है गंगा किनारे के जो सभी घाट है, मुंशी घाट है, भोसले घाट है, प्रयाग घाट है, ये सभी घाटों का यहाँ पर निर्माण किया है। और बीचों बीच इस गंगा नदी में जो एक मन्नत का हंडा जो है यहाँ पर रखा गया है, जो अभी सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। अकोला की तरह ही चंद्रपुर जिले का गणेश पंडाल भी अनोखी थीम के कारण चर्चा में बना हुआ है। यहाँ मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों की आकर्षक झांकियां भी बनाई गई हैं। चंद्रपुर के लोग अपने ही शहर में मुंबई के लालबाग के राजा और महाराष्ट्र के शक्तिपीठों के दर्शन कर काफी खुश हैं। सिविल लाइन गणेश मंडल का इस साल 45वां साल है। हमारे मंडल की थीम है कि महाराष्ट्र और भारत में जितने धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उनकी झांकियां हर साल हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। और इस मंडल का वैशिष्ट्य है कि मंडल के पूरे कार्यकर्ता खुद ये डेकोरेशन करते हैं। एक मेन आर्ट डायरेक्टर उसमें रहता है, बाकी सब मंडल के कार्यकर्ता गत 2 माह से इस डेकोरेशन में और इस झांकी के इसमें है। पिछले साल हमने पंढरपुर किया था, पंढरपुर की वारी पूरा पंढरपुर दिया था। उसके अगले साल पिछले साल हमने केदारनाथ की थी। जो धार्मिक स्थल पे सामान्य जनता जा नहीं सकती, उनको यहाँ पे दर्शन दीदारी के लिए वो धार्मिक स्थल यहाँ पे प्रत्यक्ष चंद्रपुर में दिखने को मिले, ये हमारे मंडल का उद्देश्य है। चंद्रपुर का एक और गणपति पंडाल है जो गणेशोत्सव के इस पर्व को बहुत अनोखे तरीके से मना रहा है। ये पंडाल है श्री नवयुवक बाल गणेश मंडल का, जिन्होंने 120 फीट ऊंची गुफा में ये पंडाल बनाया है। इस पंडाल में वाटर हार्वेस्टिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को झांकियों के जरिए पेश किया गया है। ये गणेश मंडल पिछले 5 वर्षों से इसी तरह जन जागृति से जुड़े मुद्दों को गणेश पंडाल में बना रहा है और पुरस्कार भी जीत रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कई तरीके के यहाँ पे भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय पक्षियों को लेकर, भारतीय फूल को लेकर, भारतीय एनिमल को लेकर यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स फिलहाल शुरुआत में यहाँ लगाए गए हैं। एक विशेष झांकी यहाँ पर बनाई गई है। ये वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर विशेष संदेश, जन जागृति यहाँ पर भक्तों में की जा रही है। उसी के साथ अगर इसके ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अंधश्रद्धा के ऊपर में जन जागृति यहाँ पर की जा रही है। अंधश्रद्धा को खत्म करो, ऐसा संदेश यहाँ पर इस झांकी के माध्यम से बप्पा के भक्तों को इस पंडाल के माध्यम से दिया जा रहा है। विशेष झांकी है, नदी यहाँ बनाई गई है, नदी से प्रकट हो रहे हैं ये बाप्पा है, और बाप्पा अपने भक्तों को संदेश दे रहे हैं स्वच्छ नदी का। मतलब बाप्पा का कहना है कि नदी को आप माँ मानते हो तो कचरा जो है नदी में न फेंके। इन गणपति पंडालों की मूर्ति और सजावट ही नहीं, बल्कि यहाँ बाप्पा को लगने वाला भोग भी सुर्खियां बटोर रहा है। अकोला के मारवाड़ी प्रेस गणेशोत्सव मंडल के इस पंडाल में बाप्पा को 56 भोग अर्पित किया गया। साथ में 101 किलो वजनी मोतीचूर का विशाल मोदक को भी भोग लगाया गया।
इसी तरह गुजरात के जामनगर के जय अम्बे मित्र मंडल के गणपति पंडाल में मंगल मूर्ति गणेश को 15,551 लड्डुओं का महाप्रसाद चढ़ाया गया। इस महाप्रसाद को बनाने में 500 किलो गेहूं का आटा, 250 किलो गुड़, 30 डिब्बे तेल, 10 डिब्बे घी और 40 किलो काजू किशमिश इस्तेमाल किया गया है। पिछले 21 साल से ये आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में गणपति दादा के लिए हमने प्रिय मोदक लाडू बनाए। इस लाडू में 15,551 लाडू का आयोजन किया हुआ है और ये लाडू 200-250 बहनों है, 100-150 भाइयों है और छोटे छोटे भुलकाओं के साथ ये लाडू हम बनाते हैं। 10 दिनों के इस गणेशोत्सव का सुबह बापा की विदाई के साथ समापन होने जा रहा है। ऐसे में अनंत चतुर्दशी पर विघ्नहर्ता के विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला सुबह 7:36 से 9:10 का समय विसर्जन के लिए शुभ है। इसके बाद दोपहर 12:19 से शाम 5:02, फिर शाम 6:37 से रात 8:02, इसके बाद रात 9:28 से देर रात 1:45 तक, जबकि अगले दिन सुबह 4:36 से सुबह 6:02 का समय शुभ है। लेकिन विदाई से पहले बापा की पूजा अर्चना और आरती की परंपरा है, जिसके तहत विसर्जन से पहले भगवान को फूल, दुर्बा और मोदक का भोग लगाया जाता है। विसर्जन के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद घर में पानी के टब या कुंड में मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए और फिर विसर्जन के बाद जल को पौधों में डालना चाहिए। बापा की विदाई के साथ ही लोग उनके अगले बरस जल्दी आने की कामना भी करते हैं। अकोला से धनंजय साबले, चंद्रपुर से विकास राजुरकर और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से पूरा पंजाब त्रासदी झेल रहा है। इसके साथ ही साथ दिल्ली में भी लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है और कई इलाके निचले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी आ चुका है। इस बीच मदद के हाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू करने के लिए जुटी हुई हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर भी, चाहे वो मेडिकल टीम हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहां पर प्रशासन की टीमें 24 घंटे लोगों की मदद के लिए लगी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश के बीच किस तरीके से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। खेत डूब गए, खलियान डूब गए, सड़कें डूब गई और तो और मकान और दुकानें भी डूब गई। सैलाब संकट के कारण ये हाल इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब संकट से लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहत और बचाव की ये तस्वीरें पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, जहां भीषण बाढ़ के कारण राज्य के 23 जिलों के करीब 1700 गांव इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं बीमार, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को बोट के जरिए निकाला जा रहा है, तो कहीं राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और कहीं लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। समय मैं अमृतसर के गांव पशिया में खड़ा हूं, जो रावी नदी से महज 3 किलोमीटर दूर है और मैं आपको तस्वीरें यहां गांव की दिखाना चाहूंगा। अमृतसर जिले में ये गांव है, गुरदासपुर अमृतसर बॉर्डर पर है और गुरदासपुर और अमृतसर ये 2 जिले हैं पंजाब के माझा क्षेत्र के जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। गुरदासपुर में तकरीबन 324 गांव और अमृतसर की बात कही जाए तो 125 के आसपास जो गांव हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं। इस समय तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रावी नदी का जो पानी है लोगों के घरों तक, लोगों के गांवों तक, खेतों तक को खा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको रावी नदी का पानी नजर आएगा। और वहीं एक तस्वीर आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो आसपास के ज़िलों के लोग हैं, आसपास के जो और गाँव के लोग हैं, यहाँ पर राहत सामग्री लेकर, खाने का सामान लेकर उन इलाकों तक पहुँच रहे हैं जिन जिन इलाकों में
अभी भी देखा जा रहा है कि पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक पानी है। देखा अभी आपने तस्वीरों में कि कैसे यहाँ से ट्रैक्टर निकलते हैं और भी जो मदद है वो निकलती है कि यहाँ जो आसपास जो लोग फंसे हुए हैं, जो आसपास नहीं जा सकते, उनको खाने का सामान, राशन, साथ ही देखा जाता है तिरपाल और भी जो अन्य जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। जिंदगी बचाने के इस मिशन में सरकारी एजेंसियों का साथ देने के लिए स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं, जो मुसीबत की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। पानी इस तरफ ना घुसे उससे पहले ही जो गांव के नौजवान हैं, क्योंकि ये पर्चियां गांव है, समाज सेवी हैं, तकरीबन 15 से 20 गांव हैं जो इस बांध के बॉर्डर के साथ लगते इस और साथ पड़ रहे थे, लेकिन उनको टाइम रहते गनीमत रही कि बांध लगाया गया और नौजवान और लोकल जो यहाँ के संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनकी मदद से ये सारा कुछ संभव हुआ है। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अभिषेक आनंद जी असिस्टेंट कमांडेंट हैं बीएसएफ में, वो हमारे साथ है। सर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो दूसरी और क्या सिचुएशन है, इस और क्या सिचुएशन है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है। जो पहला आपको झाड़ियों का झुंड दिख रहा है, इसके बीच से जीरो लाइन जा रही है। यहाँ पर तकरीबन अभी 15 फुट के आसपास पानी है और अभी यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल्स हैं, चाहे वो पिंड के लोग हों, दूर दराज के पंजाब के गांव के पिंड के लोग हों, सभी सेवा के माध्यम से लगे हुए हैं। अभी आप इनका जज्बा और जोश देख सकते हैं, किस तरह से ये पिंड को लेके चल रहे हैं और बंद की मजबूती पे बीएसएफ और पूरी टीम लगी है। देखिए, जब पंजाब मुश्किल में हो, आपदा में हो, तो ऐसे में जाति धर्म नहीं देखा जाता है। हर धर्म के लोग, हर इलाके के लोग यहाँ पर अपनी तरफ से मदद लेके पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी में हम लोग मौजूद हैं। ये मलेरकोटला के भाई पहुंचे हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी तरफ से इन तमाम गाँवों के लिए राशन पानी लेकर पहुंचे, मदद लेकर पहुंचे हैं। कहाँ से आप लोग पहुंचे? हमारे अली पब्लिक स्कूल पिंड बिंजोगी कला मलेरकोटला से। क्या कुछ लेकर आए? हम बहुत सारा सामान लेके आए हैं, जैसे आटा, चावल, दाल और पानी और अचार, प्रसादा, बहुत सारी चीजें। लोगों को किसी ने बोला था लाने के लिए, खुद से आप मदद लाए हैं? हम लोग, ये हमारे स्कूल की तरफ से मदद भेजी गई है। जो हमारे प्रिंसिपल है एमडी सर, उनकी तरफ से मदद भेजी गई है। ये पंजाब पे बुरा टाइम है, हम सभी पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। युद्ध स्तर पर चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन की बदौलत ही अब तक सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। बचाए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और इलाज का इंतजाम सरकार की ओर से किया गया है। वहीं प्रशासन की टीमें भी बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर लोगों से राहत शिविरों में जाने की अपील कर रही है। बाहर बोट्स राही, किश्तियां राही जो एनडीआरएफ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ खुद ਚੱਲ के आए ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। हम यहाँ पर 27 अगस्त से कंटिन्यू लगे हुए हैं आज तक। कितने लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और किस तरह से लोगों को खाना पहुंचाते हैं आप रोज? अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों, गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा, उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुँचाया जा रहा है। इस बीच पंजाब के लिए राहत भरी खबर ये है कि अब नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है, जिसके बाद टूटे हुए तटबंधों और सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। साथ ही उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जहां लोगों को अभी तक मदद नहीं मिल पाई है।
तो देखिए पानी अभी भी है और दूर दराज के इलाकों में जहां जहां मदद की जरूरत है वो पहुंचाई जा रही है। एम्बुलेंस है और इसके अंदर तमाम वो दवाइयां, वो जरूरी सामान मौजूद है जिस चीज की जरूरत है। यहाँ पर स्ट्रेचर भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है और ये पूरी मेडिकल टीम है जो दिन रात यहाँ पर लोगों की सेवा कर रही है। ज्यादातर जो है ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, वो जो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते और उनकी जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं। डेली टीम जाती है, विजिट करती है, BP शुगर उनका चेक हो रहा है। अगर किसी को ड्रेसिंग की नीड है तो वो ड्रेसिंग की जा रही है, वहाँ पे उनको उनके घर पे जाके सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आप एक दिन में कितने राउंड लगाते हैं? 2 लगते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। हाँ, पंजाब की तरह ही पहाड़ी राज्यों में भी बारिश थमने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, सबसे पहले टूटे हुए रास्तों की मरम्मत की जा रही है। यहाँ की जो आर्मी है, आर्मी वालों ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। ये जो है, ये एरिया जहाँ पे आप बैठे हो इस वक्त, ये मुजदेव नाला इसको कहा जाता है। ये जो 25 तारीख से लेके इस वक्त तक इसने कोई 5 रूप बदले हैं। इस वक्त यहाँ पे रोड टोटल ब्लॉक था। आज इस रोड को भी थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डाइवर्शन को तैयार किया गया और सुबह से आर्मी वाले जो है यहाँ पे एक फुट ब्रिज तैयार कर रहे हैं। हम इनको भी मुबारकबाद करते हैं, इनका भी थैंक्स करते हैं कि यहाँ पे फुट ब्रिज जो है ये बना रहे हैं। उधमपुर में भी मौसम सुधरते ही नेशनल हाईवे 44 को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जा सके और प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। रिस्टोरेशन बड़ा तेज़ गति से चल रहा है। अभी तक कल तक बारिश थी तो रिस्टोरेशन उस तरीके से नहीं कर पाए थे। आज उसको एक्सपीडाइट किया गया है क्योंकि बारिश नहीं है, सनी डे है। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक हम काफ़ी रोडें खुलवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों की कम्यूट में सुविधा हो और एसेंशियल सर्विसेज रोड के लोगों की ये अपील रहेगी कि एक तो कहीं भी नाले के किनारे या अनसेफ जगह पर नहीं जाए, वो ध्यान रखें। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राज्यों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में अगले कुछ दिन भारी बारिश की संभावना कम है। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर छुटपुट गतिविधि हो सकती है। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कुछ दिनों में हमने दी है, आगे प्रेडिक्ट भी की हुई है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से जो एक बहुत ही इंटेंस इवेंट चल रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो बाढ़ प्रभावित राज्यों में न सिर्फ नदियों का जलस्तर घटेगा बल्कि राहत और बचाव में जुटी एजेंसियों का काम भी आसान हो जाएगा। सुल्तानपुर लोधी से नवजोत रंधावा, अमृतसर से अनमोल बाली और फिरोजपुर से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज शिक्षक दिवस है और आज हम आपको ऐसे शिक्षकों से मिलवाने वाले हैं और ऐसे यंग टीचर्स से मिलवाने वाले हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। ये वो स्पेशल टीचर्स हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो जीवन की दुश्वारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कैसे उनके भविष्य को संवारने में ये टीचर्स जुटे हुए हैं। आपको टीचर्स डे पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। मन में कुछ करने का दृढ़ संकल्प हो तो मुश्किल परिस्थितियों में भी शिक्षा का संकल्प पूरा किया जा सकता है। देश में ऐसे कई युवा हैं जो बेशक सरकारी स्तर पर शिक्षण के पेशे से सीधे तौर पर जुड़े, लेकिन जरूरत महसूस होने पर उन्होंने समाज में शिक्षा की अलख जगाने की जिम्मेदारी जरूर उठाई। उनकी तरफ से शिक्षा का उद्देश्य केवल खुद के लिए नौकरी पाना नहीं था, बल्कि छोटी उम्र से ही बच्चों में चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण करना रहा। छात्रों के जीवन को आकार देने और अच्छा नागरिक बनाने के इस दृढ़ संकल्प में शारीरिक क्षमता भी बाधा नहीं बन पाई। आंखों से देख पाने में असमर्थ अमित कुमार यादव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले तक उनकी आंखें पूरी तरह सही सलामत थी। छोटी उम्र में आंखों में चोट लग जाने के बाद धीरे धीरे अमित की रोशनी जाने लगी। अचानक हुई इस घटना ने जीवन को लेकर उनका नजरिया और मकसद दोनों ही बदल दिए। नतीजतन कभी डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा और इलाज करने का सपना देखने वाले अमित ने शिक्षक बनने की ठानी।
इसके लिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए तैयारी को भी बीच में ही छोड़ दिया। फिर किसी तरह की दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों में ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों को विकसित करने में जुट गए। देखिए, ब्लाइंड होकर के मैं ब्लाइंडों के बारे में इसीलिए सोचा कि जो दुख हमें मिला पर ये दुख किसी और को ना मिले, ये संकट किसी और के ऊपर ना आए। बचपन में सबको सुखी दुखी तो होता रहता है, पर जो विकलांगता में दुख होता है वो बहुत दयनीय होता है। हम उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों को मैं मुख्य धारा जोड़ना चाहता हूँ। अपने इसी दृढ़ संकल्प की वजह से अमित अपने आसपास मौजूद शिक्षकों की भीड़ में अलग पहचान रखते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में जुटे होने की वजह से साथी शिक्षक भी खुले दिल से उनकी सराहना करते हैं। हमारे यहाँ विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं अमित जी, जो बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये दे रहे हैं सर, 2-3 सालों से हमारे यहाँ पोस्टेड हैं। अच्छा, ये बैंक की नौकरी छोड़कर आए हैं? हाँ, जी, बैंक की नौकरी। अरे उनको अपने ही क्षेत्र में काम करना था, बैंक में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपना विशेष विद्यालय चुना। बच्चों के लिए ही वो समर्पित है, इसलिए बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। खूबसूरत जंगलों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अपने पिछड़ेपन के लिए जाना गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद बस्तर के जंगलों में कुछ युवा बिना खूबसूरत जंगलों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अपने पिछड़ेपन के लिए जाना गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद बस्तर के जंगलों में कुछ युवा बिना सुरक्षा, बिना स्थायी नौकरी और न्यूनतम वेतन पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई इलाकों में तो जर्जर इमारतों में ही चल रहे स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। फिर भी मूलभूत सुविधा की कमी से ऐसे शिक्षक दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। लेकिन इन्हीं शिक्षा दूतों को नक्सली सरकारी एजेंट समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी वजह से कई गांवों में शिक्षा की लौ फिर से जली है और बच्चे स्कूल का रुख करने लगे। बस्तर के करीब 250 गांवों में अब भी स्थायी शिक्षक नहीं है। शिक्षा दूतों के ही भरोसे कई स्कूल चल रहे हैं। बंद पड़े स्कूलों का संचालन शुरू होने के बाद अब तक नक्सली कई शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं। दरअसल नक्सलियों को शक है कि शिक्षा दूत बने युवा उनकी मुखबिरी करते हैं। नक्सलियों की इस कायराना हरकत की वजह से शिक्षा दूत थोड़े डरे जरूर हैं। फिर भी नक्सल प्रभावित इलाकों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी हौसलों में कोई कमी नहीं है। प्रयागराज से आनंद राज और बस्तर से रौनक शिवहरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।